हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अपकमिंग हमारे इंडियन मार्केट्स का क्या आउटलुक है। बेसिकली जो भी डेटास और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मैं एक आउटलुक प्रेजेंट करने वाला हूँ यहाँ पे कि गोइंग फॉरवर्ड अभी आने वाले कुछ समय में काफ़ी सारे न्यूज़ हैं और और भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ें हो रही है जिस वजह से हमारा मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है। तो आज मैं उन रीजंस के बारे में बात करने वाला हूँ और अपकमिंग इवेंट्स जो कि अभी बजट आने वाला है और जो इलेक्शंस होने वाले हैं, 5 स्टेट इलेक्शंस, तो उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन मार्केट्स में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस कर लूँ, है ना, कि अपने स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो बैकग्राउंड में अभी तक चल रहा है, ठीक है, अपकमिंग इवेंट्स को साइड में रख के हम अभी जो बैकग्राउंड में जो इवेंट्स चल रहे हैं अभी, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि मैंने बताया बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे बैकग्राउंड में बेसिकली स्टॉक मार्केट में 3 बिग प्लेयर्स होते हैं, यानी कि 3 ही प्लेयर्स होते हैं। ओके, और यही सारे मिलके स्टॉक मार्केट को ऊपर या नीचे करते हैं। ओके, तो ये 3 प्लेयर्स कौन है हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो आते हैं, दे आर कॉल्ड द कॉमन रिटेलर्स, जो कि हम सब जानते हैं, मतलब आप, मैं और जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, मतलब छोटे बड़े लोग जो इन्वेस्ट करते हैं। ओके, रिटेलर्स। दूसरे आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम डीआईआई के नाम से जानते हैं। तो ये अगर मैं आपके नॉलेज से रिलेट कर सकूं, तो ये सारे इंडियन बिग प्लेयर्स होते हैं। जैसे सबसे मेजर जो एग्जांपल होगा, दिस इज़ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस जो होते हैं। और इसमें गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे जो बैंक्स वगैरह होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट्स होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली वो सारे एफ आई डी आई आईज के अंदर आते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स, यानी इंडिया से रिलेटेड। ओके, और जो तीसरे होते हैं बड़े प्लेयर्स, एक्चुअली ये सबसे बड़े हैं, दे आर कॉल्ड एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, तो जैसे अपने इंडिया में बड़े प्लेयर्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स टाइप, इसी तरीके से फॉरेन में भी कुछ लोग होते हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसी तरीके के म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं। और ये सारे कुछ ऐसे बॉडीज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कि इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के इंटेंशन से ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली आउट ऑफ इंडिया जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया के जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो ये सारा काम करते हैं। तो रिटेलर्स का तो जो जनरल होता है बाइंग सेलिंग वैल्यूज़, जो डीआईआईज होते हैं और एफआईआईज होते हैं, इनका वैल्यूज़ और फिगर्स जो है सेबी द्वारा ट्रैक किया जाता है। ओके, और ये दोनों के दोनों एक्चुअली सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। तो इनका फंड्स भी कुछ डिफाइंड होता है, 100 करोड़ एंड अबव के ब्रैकेट में ये लोग आते हैं। बेसिकली रिटेलर्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, है ना, तो थोड़े छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं। और जो डी आई आई एफ आई आईज होते हैं, ये सारे 100 करोड़ एंड अबव के जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, उस तरीके के लोग होते हैं। तो इनका जो डेली फिगर्स होता है ये काफ़ी अच्छे से ट्रैक होता है और ये हर दिन के बाद रिलीज़ होता है। ओके, डेटा जो है इनका, तो ऑन एन एवरेज डे ये जो डी आई आई और एफ आई आई लोग हैं, ये करीबन अ, मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग करते हैं। ये नियरली 100 to some 1000 करोड़। ओके, इस रेंज में ये लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं। 100 यानी मतलब नीचे भी हो सकता है, डबल डिजिट में भी। ओके, 85 करोड़ से लेके 5000 7000 करोड़ तक का बाइंग सेलिंग जनरली पाया जाता है। ओके, आइदर बाइंग और सेलिंग दोनों करते हैं ये लोग। ओके, तो किसी एक पर्टिकुलर दिन अगर हो सकता है 100 करोड़ बाई किया या 1000 करोड़ बाई किया इन्होंने, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर डे ये 1000 2000 करोड़ सेलिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो इनका बाइंग और सेलिंग के वजह से अपना मार्केट इम्पैक्ट होता है काफ़ी सीरियसली। तो अभी जनरली ये होता है कि
जैसे ये लोग अगर सेलिंग करने लग जाएं, ये बड़े प्लेयर्स अगर सेल करने लग जाएं, तो मार्केट, अपना जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे जाने लगेगा। ओके, एंड जैसे ये लोग बाई करने लगेंगे, मार्केट ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये बाइंग और सेलिंग भी बड़े बड़े फिगर्स में करते हैं। इस वजह से अपना मार्केट काफ़ी तेज़ी से उनके डायरेक्शन में चलता है, वेदर इट इज़ अपसाइड और डाउन साइड। अब अगर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि मैंने बताया बैकग्राउंड वर्क में क्या चल रहा है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आता है मेजर। ओके, तो अभी रिटेलर्स डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी बाई करने में, स्टॉक्स बाई करने में, और इनडायरेक्टली भी वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर इंडिया में 100 पीपल इन्वेस्ट करते होंगे स्टॉक मार्केट में, तो इसमें से लगभग 10% लोग ही डायरेक्ट इक्विटी में जाते होंगे। ओके, और बाकी के जो 90% लोग हैं वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही जाते हैं। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स यानी कि DIIs के थ्रू जाते हैं वो। ऑल राइट, तो इस वजह से इनके पास भी काफ़ी पैसा होता है, DII वालों के पास। तो अभी ये पाया गया है कि लास्ट 1.5 ईयर से, इनफैक्ट मार्च अप्रैल 2021 अप्रैल से ये पाया गया है कि जो DIIs हैं वो तो बाइंग सेलिंग न्यूट्रली कर रहे हैं, दोनों तरफ से कर रहे हैं वो। बट जो बड़ा न्यूज़ ये है, जो बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया जो प्रॉब्लम चल रहा है, दैट इज़ FIIs जो हैं, दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग, ओके, यानी कि बीच बीच में इन्होंने 1-2 दिन 4 दिन इन्होंने बाइंग किया है, बट मेजर ऑन अ मंथली बेसिस अगर हम बात करें तो मंथली बेसिस पे इन्होंने सेलिंग ही किया है। ओके, एंड अभी पर्टिकुलरली ऐसा रहा है कि इनका सेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर हो गया है। ओके, अगर हम बात करें तो आज बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 31/2022 को। ओके, तो अभी लास्ट के कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो 28 को था ये फ्राइडे। ओके, 28 को फ्राइडे था, 27 को थर्सडे था, और 26 को छुट्टी था। ओके, 25 को ये वेडनेसडे था, और ये ये थर्सडे था, और ये ट्यूसडे था अपने पास यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या हुआ एक्चुअली कि जो फ्राइडे को इन्होंने सेल किया, नॉर्मली इनका सेल फिगर्स भी 1000 2000 3000 4000 करोड़ तक ही होता था, बट अभी इन्होंने क्या किया है कि 6000 करोड़ का सेलिंग किया है इन्होंने फ्राइडे को। थर्सडे को अगर हम बात करें तो इन्होंने 5000 करोड़ के लगभग सेलिंग किया है, और ट्यूसडे को इन्होंने लगभग 7000 करोड़ का सेलिंग किया है। ठीक है, तो ये जो इतने बड़े बड़े फिगर्स हैं, जनरली ये लोग प्रेफर करते हैं 3 to 4,000 करोड़ में बाइंग और सेलिंग करने का। ओके, तो इनका जनरली जो फिगर्स होते हैं 3 to 4,000 करोड़ में इनका ख़त्म हो जाता है बाइंग या सेलिंग। बट अभी रिसेंटली में ये पाया गया है कि पिछले 3 दिनों में इन्होंने इतना भारी सेलिंग किया है कि अपना मार्केट बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन में चला गया है। एक्चुअली ग्लोबल भी पैनिक में था, बट इनके सेलिंग के वजह से बहुत मेजर रीज़न है मार्केट के अंडर परफॉर्मेंस का। ओके, तो ये पाया गया है कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो हुआ नहीं है, क्योंकि साइड बाय साइड आके इन्होंने जितना सेल किया है तो DIIs ने उससे थोड़ा कम में बाइंग कर लिया, लगभग 3 to 4,000 करोड़ में DIIs ने बाइंग किया है एक्चुअली। ओके, तो ये जो नेगेटिव चीज़ है, इसको कंपनसेट करने के लिए DIIs ने पॉजिटिव बाइंग करके उसको कंपनसेट किया है। बट प्रॉब्लम अभी ये आती है कि अगर इस तरीके का मिसमैच चलता रहेगा, अगर एक पार्टी, बड़ी पार्टी इस तरीके से सेलिंग करती रहेगी, तो ये दूसरी पार्टी का कोई गारंटी नहीं है कि ये इसको मेंटेन कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के आ रहे हैं, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के। तो एक टाइम के बाद यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ की ग्रेविटी के बारे में बात करूँ कि ये कितना मेजर इशू है, तो आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि जिस तरीके का सेलिंग फिगर्स है, ओके, जनवरी मंथ में अलोन इन्होंने लगभग
30,000 करोड़ का सेलिंग किया है लगभग लगभग। ओके, तो ये 30,000 करोड़ अगर मैं कंपेयर करूँ या फिर ये जो फिगर्स हैं 6,000, 5,000, 7,000 करोड़ कंटिन्यूसली, और ये फिगर इसको मैं कंपेयर करूँ, तो ये इतना जो हाई सेलिंग हुआ है, जैसे पैनिक सिचुएशंस होते हैं वहाँ पे लोग सेलिंग करते हैं, दैट इज़ ऑब्वियस, अंडरस्टैंडेबल है ना। लेकिन ये जो दोनों फिगर्स हैं, ये कुछ इतने बड़े फिगर्स हैं कि ये फिगर्स अपने कोविड क्रैश में भी इतने बड़े फिगर्स नहीं हुए थे। ठीक है, यानी कि कोविड क्रैश के टाइम पे भी डीआईआईज ने इतने बड़े वैल्यूज़ में सेलिंग नहीं किया था। तो आप ये बात समझ सकते हैं, इस बात की गहराई को जान सकते हैं कि कोविड क्रैश के टाइम पे कितना बड़ा पैनिक आया था। और उस टाइम पे पैनिक इसीलिए आया था या फिर मार्केट इसीलिए गिरे थे क्योंकि उनके सेलिंग फिगर्स बहुत ज़्यादा थे एक्चुअली। एफ आई आईज ने भी सेलिंग किया और डी आई आईज ने भी सेलिंग किया, दोनों ने मिल के सेलिंग किया, तो सेलिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा था, इसीलिए अपना मार्केट नीचे आया बहुत तेज़ी से। बट इस बार क्या हो रहा है कि इनका जो सेलिंग फिगर है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑल्दो डी आई आईज कोशिश कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की, बट अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही जा रहा है, यानी कि जो एफ आई आई वाले लोग हैं ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जनवरी में अकेले अकेले, या इस जनवरी मंथ की अगर हम बात करें और 2020 मार्च की बात करें, तो कहने का मतलब 2020 मार्च में भी ये फिगर्स मैच नहीं हुए थे। ओके, कोविड क्रैश के टाइम पे भी एफ आई आईज ने इतने बड़े वैल्यूज़ में सेलिंग नहीं किया था। अगर इसकी थोड़ी सी और डेंसिटी में जाएं, हम अंदर जाएं, तो इतना बड़ा सेलिंग हमने जो 2008 लीमन ब्रदर कोलैप्स था, है ना, जिसको लीमन कोलैप्स जो हम कहते हैं 2008 में जो हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जिसको जानते हैं, वहाँ पे भी इतना बड़ा सेलिंग इस इंटेंसिटी के साथ नहीं हुआ है। ओके, तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है जो कि काफ़ी अभी इंटेंसिटी में चल रही है। ओके, तो अभी हम अपने नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे मैं वापस आ गया हूँ निफ्टी के चार्ट में, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कंटिन्यूस सेलिंग है ये लगभग लगभग 1910 यानी अक्टूबर से इनका थोड़ा सा सीरियस सेलिंग चल रहा है। ऑल्दो यहाँ पे भी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बट इस इंटेंसिटी के साथ नहीं था। बट ये अक्टूबर से इनका सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी ये जैसे डेली कैंडल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि जनवरी में ये लगभग 18 जनवरी से इनका सेलिंग बहुत तेज़ हो गया है और इस पीरियड में इन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग किया है, एक्सट्रीम सेलिंग। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इनका सेलिंग काफ़ी इंटेंसिव हो चुका है यहाँ पे, और यही हमारे पास एक मेजर कंसर्न रहा है। ओके, और पर्टिकुलरली ग्लोबल मार्केट्स भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, यूएस मार्केट्स एंड ऑल, तो इस वजह से भी हमने फॉल देखा, इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट अभी का प्रेजेंट सिनेरियो में ये पाया गया है कि लास्ट फ्राइडे को यूएस मार्केट्स ने भी अच्छा एक बाउंस बैक किया है। ओके, तो उम्मीद ये है कि अपना इंडियन मार्केट्स भी अभी थोड़े टाइम के लिए अच्छा करेगा, एंड बजट भी आ रहा है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। ओके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्शन आ चुका है एंड इंडियन गवर्नमेंट को भी आगे आके कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स देने होंगे, तो उम्मीद करते हैं हम अच्छा होगा। बट सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर ये डोमेस्टिक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले हैं एफ आई आईज, अगर ये बाइंग करने नहीं आते हैं, तो कितना भी अच्छा न्यूज़ आ जाए या कितना भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए, हम निफ्टी को ये रीसेंट हाई क्रॉस करता हुआ नहीं देख सकते हैं। ओके, 18,600 का जो हाई लगा था, 500-600 का, इसको क्रॉस करते हुए हम जल्दी नहीं देख सकते हैं। ओके, तो हो सकता है ये यहीं पे कंसोलिडेट करे या फिर इवन और नीचे भी जा सकता है ये। ऑल राइट, तो अल्टीमेटली एफ आई आईज को स्टेप इन करना पड़ेगा, तभी मार्केट्स ऊपर जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी जो ये हम फिगर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ से एक अप ट्रेंड में आया था, थोड़ा सा बाउंस बैक आया था, ये करीबन 10% का बाउंस बैक आया था। इवन इस 10% के अप मूव में भी अगर हम बात करें तो डी आई आईज ने, सॉरी, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग नहीं किया था, यहाँ पे बहुत मेजर बाइंग नहीं किया था।
3-4 दिन उन्होंने बाइंग किया था छोटे फिगर्स में, बट अल्टीमेटली उनका जो इस पीरियड में नेट वैल्यू था वो सेलिंग में ही था। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उन्होंने कितना पैसा पंप किया होगा इधर कि निफ्टी हमारा 10% ऊपर चला गया इस लो से। ओके, बहुत सीवियर लो बना था ये 16,400 का, और यहाँ से बहुत शार्प रिकवरी आया 10% का। तो अब हम यही बात कर सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वाले हैं ये हमेशा हर बार इस तरीके से इतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो गोइंग फॉरवर्ड यही एक छोटा सा कंसर्न रहेगा। तो अगर सब कुछ अच्छा रहता है या निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता है 17,500 600, तो अभी मैं यही रेकमेंड करूँगा कि हम अपने सारे पैसे पंप ना करें अभी। अगर आप कुछ बाई करना चाह रहे हैं, अगर आपके कुछ शेयर्स ऑब्जर्वेशन में हैं, तो आप अभी उनको ना बाई करें। ओके, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा होल्ड करें, और अगर और नीचे जाता है तो आप एंटर करने की कोशिश करें। यानी कि इस लेवल पे अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जैसे अगर आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल है, तो आप अपना 50% कैपिटल यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं स्टॉक्स के लिए। ओके, और आपके पास कैश होना चाहिए कि अगर थोड़ा और करेक्शन आ जाए या और थोड़ा फॉल आ जाए तो आप वहाँ पे पैनिक ना करें। ओके, जैसे 16,400 इसका लो है ना। अगर 16,500 क्रॉस करता है, जो कि हमारा 200 डे मूविंग एवरेज भी है करीबन करीबन, तो 16,400 500 क्रॉस करते ही हम इसमें काफ़ी नीचे का लेवल भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया है। तो ये देख सकते हैं करीबन 16,000 तक का ये लेवल है। ओके, और अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा हमारे पास, ये लेवल्स तक आ सकते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसने काफ़ी रेजिस्टेंस लिया था, तो अभी ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ये लेवल्स हम देख सकते हैं 15,000 15,500 इतना तक जा सकता है निफ्टी। ओके, तो प्रिपेयर्ड रहें। अगर हम यहाँ से बात करें कि इस लेवल से ये लेवल करीबन 7% डाउन है, और यहाँ से ये 9-10% और डाउन है। ओके, तो आपके पास बेसिकली कैपिटल होना चाहिए कि आप इस लेवल पे भी एंटर कर सकें। यानी कि यहाँ पे भी एंटर करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पे एंटर करने के लिए भी आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आप पैनिक नहीं करेंगे। अगर आपने सारे कैपिटल यहीं पे लगा दिया तो डेफिनेटली जब ये नीचे आएगा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा और आपके पास प्लान करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तब हम पैनिक करते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कैपिटल अलॉट करने के लिए होगा तो इनफैक्ट यू विल बी हैप्पियर। ओके, आपको खुशी होगी कि इतने सस्ते में हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ मैं कन्वे करना चाहता हूँ। और अभी तो जैसा कि एक मंडे के मार्केट में भी एक बाउंस आने का ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जो टेक सेक्टर है यूएस का नैस्डैक, उसने 3% का बाउंस दिखाया है। तो कुछ तो बात है, और डेफिनेटली एक अपमूव तो आने वाला है। बट उस अपमूव को लेके हम ऐसा ना हो कि अपना सारा कैपिटल पंप कर दें। हम इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो सारे शॉर्ट टर्म है, मतलब इमीडिएटली आए और इमीडिएटली इम्पैक्ट करके चले जाएंगे। बट ये जो मैंने डिस्कशन किया है यहाँ पे पूरा पूरा डीआईआई और एफआईआई के बारे में, तो ये जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है। यानी कि 7 to 8 मंथ से ये चल रहा है एफआईआई का सेलिंग। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट है, इस पे ध्यान दें आप लोग, है ना। और इसीलिए मैंने कहा शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, बाउंस आ सकता है, हो सकता है निफ्टी वापस यहाँ तक चला जाए 18,000 18,400 500। बट जब तक एफआईआईस नेट बायर्स नहीं होते हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तब तक हम सस्टेन नहीं कर सकते इस लेवल्स पे। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी जो है बजट वगैरह सब आएंगे और पॉजिटिव बाउंस आएगा, सब कुछ सही है, हो सकता है बाउंस आए, बहुत ऊपर तक भी हम जाएं। बट अभी भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल ही रहूँगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। और जो भी हो, मतलब निफ्टी नीचे भी जाए तब भी हमें पैनिक तो ऐसा सच नहीं करना चाहिए, क्योंकि
जिस तरीके से मार्केट्स नीचे जाते हैं और क्या होता है, ये चीज़ मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ में। ये तो अभी मैंने 1 साल के अंदर अंदर की बात बताई, बट अगर हम चले 20 साल 30 साल या इवन 100 ईयर्स बैक, तो इस तरीके के काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हुए थे। जैसे अभी अभी तो अपना कोविड क्रैश हुआ था, ओके, एंड रिसेंटली में जैसे FII सेलिंग चल रही है, ये सारे छोटे मोटे न्यूज़ हैं। ओके, एक्चुअली छोटे मोटे तो नहीं है, कोविड क्रैश वाज अ वेरी बिग डील, बट आप जान के हैरान होंगे कि पिछले 30 साल या 50 साल या 100 साल में कितने बड़े बड़े इंसिडेंसेस हुए थे। तो उन इंसिडेंसेस के सामने कोविड जो इंसिडेंस था वो ऑलमोस्ट पैरेलल काइंड ऑफ इवेंट था। तो कोविड जैसे इवेंट्स बहुत सारे हो चुके हैं पहले भी, जहाँ पे जिसने मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एंड जो डिस्ट्रक्शन कोविड ने किया, बट जो इवेंट्स ने मार्केट को कितना इम्पैक्ट किया, उन इवेंट्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपके और भी कोई डाउट्स हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।